दोस्तों नमस्कार। मैं विकास कुमार, आपका दोस्त और बिजनेस कोच। दोस्तों, फ्री व्यापार स्कूल में मैं हमेशा आपको नए नए बिजनेस आइडिया और नए नए बिजनेस टिप्स देता रहता हूँ। तो दोस्तों, इस बीच मैंने पेट्रोल पंप से रिलेटेड कई वीडियोस बनाए हैं, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और आई बटन पे दे दिया, आप वहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों, जल्दी की ही एक वीडियो थी जिसमें मैंने बताया था कि आपको डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करना है और डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाना है। उसका लिंक मैं आई बटन पे दे रहा हूँ दोस्तों, उसको आप देख लीजिएगा। क्योंकि रेक्टिफिकेशन बहुत सारे आ रहे हैं, रेक्टिफिकेशन कैसे किया जाए और डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर फॉर्मेट में कैसे बनाया जाए, उसको वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों, इस बीच मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स, व्यूअर्स, आप जैसे सब्सक्राइबर्स ने बहुत सारी क्वेरीज किए हैं। तो उन क्वेरीज को कुछ हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। तो दोस्तों, वो सारी क्वेरीज को वन बाई वन करके हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करूं इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस जो है वो मेरे व्यूअर्स ने पूछा हुआ है, मैं उनको लेता हूँ। तो एक मेरे व्यूअर हैं रंजीत पटेल जी, जिन्होंने क्वेश्चन किया है कि सर, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, फिर भी मेरे पास फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं और मुझसे लोग मेरे डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, तो क्या ये जेन्युइन है या फ्रॉड है? तो रंजीत पटेल जी, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है और आपके सेल्स ऑफिसर, आपका जिस भी ऑयल मार्केटिंग कंपनी में आपने फॉर्म अप्लाई किया हो, वहाँ के सेल्स ऑफिसर आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट करें और आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे। ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है, ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं है। हो सकता है आपके साथ फ्रॉड ही हो रहा हो, क्योंकि बिना सिलेक्शन के कोई भी आपसे सेल्स ऑफिसर डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगेंगे। तो इस तरह के कई सारे मेरे पास फ़ोन कॉल्स आ चुके हैं कि सर, लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं, मेरे डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं। तो दोस्तों, आप अपने लेवल पे देख लीजिए, उनसे इंक्वायरी कर लीजिए और इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें, क्योंकि इसमें कुछ फ्रॉड चल रहा है, तो आप उसके शिकार ना हो। एक फ्रॉड करने का तरीका है, उसमें आप ना फंसें और किसी को भी अपना डॉक्यूमेंट शेयर ना करें। ठीक है? तो दोस्तों, इसी के साथ मेरा जो दूसरा क्वेश्चन है उसको हम लेते हैं। हमारे व्यूअर हैं सत्यम सिंह जी, जिनका ये कहना है कि मैंने आईओसीएल के लिए अप्लाई किया है और जो एडवर्टीजमेंट निकला हुआ था उसके बीच में एक टोल प्लाज़ा आता है। उस टोल प्लाज़ा से 400 मीटर के दूर पे मैंने अपना प्लॉट लिया है और वहाँ के डिटेल्स पे ही मैंने अपना फॉर्म अप्लाई किया है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने डिस्कस किया था पिछली वीडियोस में, जिसमें मैंने मॉर्थ के गाइडलाइन को और एनएच के गाइडलाइंस को जो है बताया था कि उसमें कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं। तो उसमें उसमें एक क्लॉज था कि जो भी टोल प्लाज़ा होगा, उस टोल प्लाज़ा से 1 किलोमीटर के डिफरेंस पे आपका पेट्रोल पंप सेटअप हो सकता है। अगर उससे पहले है तो वो आपके रिजेक्शंस के रीजन बनेंगे। तो सत्यम सिंह जी, आप इस चीज़ को शायद पहले आपने पूछा होता तो शायद एप्लीकेशन से पहले तो आपके साथ ये प्रॉब्लम नहीं आती। बट अगर ये 400 मीटर के डिस्टेंस पे है टोल प्लाज़ा से, तो डेफिनेटली प्रॉब्लम आने वाली है। अब इसके पीछे का रीज़न क्या होता है कि 1 किलोमीटर का जो डिफरेंस देते हैं, दोस्तों क्या होता है कि कभी कभी ट्रैफिक लग जाती है टोल प्लाज़ा पे, तो उसको देखते हुए, सेफ्टी नॉर्म्स को देखते हुए 1 किलोमीटर का डिफरेंस रखा गया है, 1000 मीटर का डिफरेंस रखा गया है पेट्रोल पंप के लिए टोल प्लाज़ा से। अब इसी के साथ दोस्तों तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं क्या है। दोस्तों, एक मेरे व्यूअर हैं, इन्होंने कहा है कि सर, अगर रिकॉन्स्टिट्यूशन करना है तो क्या एलवाई स्टेज पे हो सकता है रिकॉन्स्टिट्यूशन, या कुछ सर्टेन पीरियड के बाद जो है रिकॉन्स्टिट्यूशन कर सकते हैं? तो दोस्तों, एलवाई स्टेज पे जो रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है उसके अलग पैरामीटर्स होते हैं, अलग कंडीशंस होते हैं। उन कंडीशंस को आप देखेंगे तो बहुत ब्रीफ तो नहीं है, काफ़ी बड़ा है ये रिकॉन्स्टिट्यूशन। कुछ इमरजेंसी केसेस में ही आपको एलवाई स्टेज पे रिकॉन्स्टिट्यूशन करने के लिए जो है फैसिलिटी मिलती है। उसमें अगर कोई क्रिटिकल केस, कोई इलनेस हो, उस केस में हो सकता है, या अगर कोई अप्लीकेंट है उसकी डेथ हो जाए तो इस केस में होता है। तो कुछ बहुत ही गंभीर केसेस में, बहुत ही सीरियस कंडीशंस में रिकॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न होते हैं। अदरवाइज जब भी आपका पेट्रोल पंप कमीशन हो जाता है
उसके 3 इयर्स के बाद, उसके 3 साल के बाद ही रिकॉन्स्टिट्यूशन आप कर सकते हैं। उसके भी अलग प्रोसीजर होते हैं, अलग सिस्टम होता है। तो जिनको भी रिकॉन्स्टिट्यूशन करना है तो आप अपने सेल्स ऑफिसर से कांटेक्ट करें, वो आपको अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे इसके बारे में। अब दोस्तों इसी के साथ हमारे एक व्यूअर हैं गोपाल पांडे सर, इन्होंने मुझसे नंबर मांगा है कि एनएच के एनओसी के जो कंसल्टेंट हैं उनका मुझे नंबर प्रोवाइड कर दीजिए। तो दोस्तों आपको मैं नंबर प्रोवाइड कर देता हूं, बट मुझे ये पता चले कि आप कहां से हैं गोपाल सर, क्योंकि पैन इंडिया में मेरे व्यूअर्स हैं। तो एग्जैक्टली अगर मुझे पता चल पाएगा कि आप कहां से हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि उस लोकेशन के आसपास के जो कंसल्टेंट होंगे उनका मैं नंबर आपको प्रोवाइड करूं, जिससे कि आपको सही फैसिलिटी मिल सके और आप उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट करके अपना एनओसी का प्रोसेस स्टार्ट कर पाए। दोस्तों अगर लखनऊ के आसपास या दिल्ली के आसपास हैं तो आप मुझसे ही डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। एच और पीडब्ल्यूडी के एनओसीज के लिए आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों लास्ट की वीडियो में मैंने डिस्कस किया था फिजिबिलिटी रिपोर्ट की, कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट क्यों जरूरी होता है। तो उसमें कुछ मेरे व्यूअर्स ने मुझसे क्वेरी किया है कि सर ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट क्या होता है। तो दोस्तों फिजिबिलिटी रिपोर्ट क्या होता है, मैं एक आपको फिजिबिलिटी रिपोर्ट का लाइव डेमो दूंगा, उससे आप देख सकते हैं कि उस फिजिबिलिटी रिपोर्ट पे क्या क्या चीजें होती हैं। दोस्तों ये मेरे किसी क्लाइंट का है और मैं वही आपसे शेयर करूंगा। तो आइए दोस्तों चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे और देखते हैं कि क्या क्या चीजें होती हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ये जो कंसल्टेंट होते हैं जो इसको बनाते हैं वो दोस्तों मॉर्थ से और मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री है, उससे ये इम्पैनल्ड होते हैं, वही आपको फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना के देते हैं। तो फिजिबिलिटी रिपोर्ट में देखते हैं दोस्तों क्या क्या होता है। तो यहां पे दोस्तों आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि ये जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट है ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए है। सबसे पहले दोस्तों जो लोकेशन है, एडवर्टाइज लोकेशन है जहां पे रिटेल आउटलेट ओपन करना है, उनकी ये पूरी डिटेल यहां पे लिखी हुई है। साथ में ये दोस्तों जो प्लॉट का साइज है वो यहां पे मेंशन किया गया है। प्लॉट का साइज जैसे यहां पे देखिए आप, ये है जो साइज है 40 मीटर फ्रंटेज है और डेप्थ जो है वो 70 मीटर का है। तो इस तरह से सारी चीजें आपको उसमें मेंशन होगा, दिखाया जाएगा। साथ ही दोस्तों उसमें कुछ आपके साइट के जो पिक्चर्स होंगे वो भी दिखाए जाएंगे कि उस साइट पे क्या क्या है। ठीक है, तो देखिए फिगर नंबर 1 पे आप देख रहे हैं कि ये प्लॉट दिखाया गया है, और उसके साथ ही दोस्तों ये फिगर नंबर 2 में आप देख पा रहे होंगे कि रोड साइड से एक तरफ का दिखाया गया है कि क्या क्या चीजें हैं। साथ ही दोस्तों ये फिगर नंबर 3 है जो रोड के दूसरे साइड का डिटेल है, और ये आप देख रहे होंगे फिगर नंबर 4, इसमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दिया गया है जो गूगल मैप से इसको लिया गया है। ठीक है, जो भी इसमें मॉर्थ के नॉर्म्स होंगे और एनएच के नॉर्म्स होंगे वो सारी चीजें इसमें कंसीडर की गई हैं। तो आइए दोस्तों 1 बाय 1 करके देखते हैं कि उस रिटेल आउटलेट के लिए जो रूलर स्क्रैचेस हैं वो क्या क्या हैं, उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखें दोस्तों तो ये एक्सेलरेशन लेन जो है वो 100 मीटर का है, जो मॉर्थ का नॉर्म कहता है। देखिए क्या क्या यहाँ पे दिया हुआ है, एक सीरियल नंबर, आइटम, मेजरमेंट एट साइट, जो साइट पे मेजरमेंट किया गया है, और मॉर्थ का गाइडलाइन क्या कहता है, वेदर कन्फर्म टू द मॉर्थ नॉर्म्स, अगर कन्फर्म कर रहा है, कन्फर्मिंग टू द मॉर्थ नॉर्म्स। तो एक्सेलरेशन जो है 100 मीटर का है, मिनिमम 100 मीटर होना चाहिए, यहाँ पे इसको यस किया हुआ है। इसी तरह से दोस्तों डिसलरेशन है 70 मीटर का, जो 70 मीटर की बात है वो भी यहाँ पे यस किया हुआ है। अब इंटरसेक्शन की बात करें तो दोस्तों इंटरसेक्शन विद एनी कैटेगरी ऑफ रोड मीडियन गैप, इसमें जो है वो है 782 782 मीटर का, जो मिनिमम कितना होना चाहिए 300 मीटर का, ये यहाँ पे फॉलो कर रहा है। तो इसी तरह से दोस्तों आप देख सकते हैं डिस्टेंस फ्रॉम चेक बैरियर टोल प्लाजा, ये 1100 मीटर का है, बट इसमें चाहिए कितना 1000 मीटर का। इस चीज के लिए अभी सत्यम सिंह जी की हम उस पर बात कर रहे थे, यहाँ पे टोल प्लाजा की बात है, वो मिनिमम 1000 मीटर पे होना चाहिए, मतलब 1 किलोमीटर पे होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो यहाँ पे
जो मॉर्थ के गाइडलाइन है ये इनको कंफर्म नहीं करेगा तो यहाँ पे नो के केसेस आ जाएंगे, और जब भी यहाँ पे नो आएगा तो आपको एनओसी नहीं मिलेगा, और एनओसी नहीं मिलेगा तो आप वहाँ पे अपना पेट्रोल पंप सेटअप नहीं कर सकते। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप देख सकते हैं। एक है स्टार्ट ऑफ अप्रोच रोड ऑफ रोड ओवर ब्रिज, ये कितना है 1100 मीटर पे है, और मिनिमम कितना चाहिए होता है 200 मीटर चाहिए होता है। तो ये सारे पैरामीटर्स दोस्तों आपके फिजिबिलिटी रिपोर्ट में आते हैं। यही होता है जो आपका फिजिबिलिटी रिपोर्ट होता है। ये दोस्तों बनवाना बहुत ही जरूरी होता है। ये जो मेरे क्लाइंट हैं, देखिए कुछ चीज़ें हैं जो नॉट अप्लीकेबल हैं, उनको नॉट अप्लीकेबल एनए कर दिया गया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको जरूर देखना है, और इस तरह से आपका होता है फिजिबिलिटी टेस्ट रिपोर्ट। जिनका भी दोस्तों एनएच या एसएच पे प्लॉट है उनको ये फिजिबिलिटी टेस्ट रिपोर्ट बनवाना पड़ेगा, क्योंकि एनओसी का फर्स्ट प्रोसेस यही होता है साइट विजिट, और साइट विजिट के बाद फिजिबिलिटी टेस्ट रिपोर्ट, फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाना। तो यहाँ पे दोस्तों कंक्लूजन में दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं। ROW 30 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ रोड, सेंटर ऑफ रोड से कितना है 30 मीटर है। ये किसके लिए है, ये एनएच के लिए है। यहाँ पे ROW भी बहुत लोगों को डाउट हो रहा था कि ROW कितना होगा। तो दोस्तों ये अलग अलग एनएच का अलग अलग होता है, इस चीज़ को आप समझें। ऐसा नहीं कि इसमें 30 मीटर है तो सबका ही 30 मीटर होता है, बट इसको हम कहें कि डिफ़ॉल्ट केस में 30 मीटर ही होता है, कहीं पे कम कम तो नहीं होता है, कहीं पे थोड़ी बढ़ सकते हैं 30 मीटर से 5 मीटर टू 10 मीटर प्लस हो सकता है, बट इससे ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, इसके साथ ही दोस्तों बिल्डिंग लाइन नीड टू बी मेंटेन 40 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ रोड, मतलब जो कंस्ट्रक्शन होगा, जो आपके पेट्रोल पंप का सेटअप होगा, वो सेंटर लाइन से 40 मीटर छोड़ने के बाद आप बिल्डिंग लाइन का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें दोस्तों आप देख सकते हैं, और ये होता है आपका फिजिबिलिटी टेस्ट रिपोर्ट, जिससे बहुत सारे डाउट्स जो हैं आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे। तो दोस्तों इस तरह की वीडियोस के लिए काफ़ी रिसर्च करना पड़ता है और काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब ये सारी चीज़ें मिल पाती हैं। पर दोस्तों जिन्होंने अप्लाई किया, जिनका सिलेक्शन हो गया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गए हैं, LOI जिनको मिल गया है, उनको ये सारे पैरामीटर्स फॉलो करने पड़ेंगे, ये सारे स्टेप्स करने पड़ेंगे, तब जाके उनको ये एनओसी मिलेगा। अब दोस्तों इसी के साथ हम देख लेते हैं जो साइट प्लान होता है वो क्या होता है। फिजिबिलिटी टेस्ट रिपोर्ट के साथ ही दोस्तों आपको वहाँ पे एक साइट प्लान भी मिलेगा, जो इस तरह से बना होगा कि क्या वैकेंट है, आपने प्रपोज साइट कहाँ पे है, वहाँ से कितने मीटर दूर पे क्या चीज़ें हैं, एनएच कितना है, वैकेंट लैंड है नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी इसमें होती हैं। तो दोस्तों इसको आप जो है बहुत ध्यान से देखिए, और फिजिबिलिटी टेस्ट रिपोर्ट की जो मैंने बात की थी, मैंने आपको फिजिबिलिटी टेस्ट रिपोर्ट दिखा दिया कि कैसे होता है। वीडियो में डिस्कस किया था कि जो कैंसिलेशन हो रहे हैं, रिजेक्शंस हो रहे हैं लीज डीड के रीज़न से, जिसमें सह खातेदारों का सहमति नहीं लिया गया है लीज डीड में, और जितने भी सह खातेदार या को ओनर्स हैं उन सबका फर्स्ट पार्टी में नेम ना होने पे कैंसिलेशन किया जा रहा है। तो मैंने दोस्तों एक चीज़ आपसे लास्ट की वीडियो में डिस्कस किया था कि मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से जो इनके ही गाइडलाइन हैं, इनके ही पैरामीटर्स हैं, जो सेल्फ के साथ अदर फैमिली मेम्बर्स या अदर्स का जो शेयर है उसमें कैसे इनको कंसीडर किया जाता है, अगर उनकी अपनी ज़मीन है या फिर फैमिली मेम्बर की है। तो इस दोस्तों लीज डीड का जो राइट होता है वो सेल्फ का होता है। तो उस केस में कंपनी को, ऑयल मार्केटिंग कंपनी को ये चीज़ें कंसीडर करनी चाहिए थी। देखिए दोस्तों स्क्रीन पे आप देखिए कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इनका जो है सेल्फ विथ अदर ओनर्स। तो दोस्तों आप थर्ड में देख रहे हैं कि सेल्फ विथ अदर ओनर्स है अगर, तो अगर हम बात करें कि लीज डीड की, तो लीज डीड भी दोस्तों वो है आपका सेल्फ का। अगर लीज डीड हो गया दैट इज आप उसके ओनर हैं। अब इसमें बात कर रहा है सेल्फ विथ अदर ओनर्स, अगर कोई और ओनर्स हैं तो इस केस में क्या कह रहा है, इफ द शेयर ऑफ अप्लीकेंट एंड और फैमिली मेंबर्स इज मोर देन और इक्वल टू लैंड रिक्वायर्ड बाय द कंपनी, consent letter on stamp paper or an affidavit or power of attorney for all co-owners should be provided appendix 3। तो अगर दोस्तों हम डिस्कस कर रहे हैं कि लीज डीड अगर आपने बनवाया हुआ है तो उसमें अगर एक ओनर है और 3 को ओनर्स हैं,
तो इस केस में दोस्तों कंपनी को इसको कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि उस ओनर की जमीन आपने ले लिया है। और अगर अपेंडिक्स 3 बाकी को ओनर से आप लेते तो इस कंडीशन में ये बिल्कुल परफेक्ट होता है कि आपके उस लीज डीड के साथ साथ अपेंडिक्स 3 या फिर कंसेंट लेटर, स्टैम्प पेपर ऑन एफिडेविट और पावर ऑफ अटॉर्नी, मतलब जितने भी को ओनर्स हैं उनसे आप ये चीज स्टैम्प पेपर पे ले लेते, अपेंडिक्स 3 के फॉर्मेट में ले लेते, तो उनको कंसीडर करना चाहिए था। बट ये जो नॉर्म्स हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनी के कि लीज डीड जो है एक ओनर के साथ साथ जितने भी ओनर से सबका नाम होना चाहिए। दोस्तों मैं भी एक ऐसे समाज में हूं जो सारी चीजों को मैं देख रहा हूं कि यहां पे लोग अपनी जमीन देने के लिए नहीं तैयार हैं, तो वो दूसरे की जमीन पे खुद साइन करने क्यों जाए। ये सबसे बड़ा रीजन आज की डेट में बन रहा है। और बहुत सारे ऐसे लोकेशंस हैं जहां पे सिंगल एप्लीकेशन है, बट सिंगल एप्लीकेशन होने के बावजूद भी लीज डीड के कारण उनका कैंसिल हो गया है। तो दोस्तों कि जैसा मैंने डिस्कस किया हुआ था आप लोगों से कि आप लोगों को ही इस पे कुछ लीगल एक्शन लेना पड़ेगा। और दोस्तों पेट्रोल पंप से रिलेटेड और सारी वीडियोस के लिए और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।